नमस्कार दोस्तों, बासु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। YouTube के इस चैनल पे हम लोग बीपीएससी मैथ्स ऑप्शनल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग 64वीं और 63वीं बीपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको सोल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। 64th बीपीएससी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहला सवाल ही होता है लीनियर अलजेब्रा से। तो ये दोनों सवाल हैं जो 64th बीपीएससी में आए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए सवाल को, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग इसको। पहला जो सवाल है उसमें प्रूव करना है कि रेंज U से F में ट्रांसफॉर्मेशन है और जो TU रेंज होता है वो V का सब स्पेस होगा, ये प्रूव करना है। और दूसरा वाला तो बीपीएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक फंक्शन दिया हुआ है XYZ का, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, और फिर इसमें रेंज और कर्नल का बेसिस और डायमेंशन निकालना है। ठीक है, रेंज का बेसिस और डायमेंशन, फिर कर्नल का भी बेसिस और डायमेंशन निकालना। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का सवाल। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है U से भी। ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है U से भी। किस तरह का होता है ट्रांसफॉर्मेशन का? क्या मतलब होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब फंक्शन, और कुछ नहीं होता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन यानी फंक्शन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी लीनियर फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? उसमें कुछ कोई डोमेन होता है, इधर कोडोमेन होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ मैप होता है। को डोमेन में जो भी एलिमेंट होता है सब का मैप होता है। U1, U2, U3, U4, U5 जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका कोई ना कोई इमेज होगा इधर, V1, V2, V3 कुछ भी। लेकिन इधर हो सकता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हो जिनका इमेज U में ना हो। ठीक है, यही होता है फंक्शन का मतलब कि डोमेन में जो भी एलिमेंट है सब डिफाइन होना चाहिए। डोमेन में जो भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए कोडोमेन में, लेकिन कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं जिसका इमेज डोमेन में ना हो। ठीक है, तो चलिए ये होता है फंक्शन, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टीज को आप लोग जानते ही हैं। तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि U1, U2, U3, U के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो इमेज बनेगा V में, यानी ये जैसे U1 का इमेज V में है V1, U2 का इमेज है मान लीजिए V1 ही है। ठीक है, V1, इस तरह से V2, V3, इस तरह जो भी इमेज बनेगा यहाँ, जो भी जितने भी U1 के एलिमेंट है सबका इमेज जो बनेगा V1, V2, V3 जो भी है वो एक सब स्पेस होगा V में। ये प्रूव करना है। सब स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि T ऑफ U यानी इमेज ऑफ T मतलब T ऑफ U, सीधे बोल लीजिए T ऑफ U है इमेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो T ऑफ U को सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे कि ये सबसेट है V का। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई सबसेट किसी भी स्पेस का, वेक्टर स्पेस का सबसेट कैसे सब स्पेस होगा। उसके लिए तीन कंडीशंस होते हैं। नॉन एम्प्टी होना चाहिए जो भी अपना सेट है TU, फिर है कि वेक्टर एडिशन वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, फिर है कि स्केलर प्रॉपर्टी वाले, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्या TU सबसेट है V का। ठीक है, TU1 एलिमेंट ऑफ V होगा। क्यों? क्योंकि U का जितना भी एलिमेंट है सबका इमेज होगा V में। ठीक है, तो U1, U2 कुछ भी, U का कोई भी एलिमेंट होगा उसका इमेज V में होगा ही होगा, यानी कि TU सबसेट होगा V का। हम लोगों ने यहाँ प्रूव कर दिया कि सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि हर U के लिए एक इमेज होगा V में। ठीक है, तो T ऑफ U, U यहाँ पे U का मतलब पूरा एक तरह से ये वेक्टर स्पेस, U का कोई भी एलिमेंट रहेगा तो वो एलिमेंट होगा V में, यानी कि T ऑफ U सबसेट है V का। अब सबसेट है तो तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, नॉन एम्प्टी, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एक बाय एक करके हम लोग देख लेते हैं। नॉन एम्प्टी चेक करने के लिए हम लोग सिंपली ये चेक करते हैं क्या 0 TU का एलिमेंट होगा। ठीक है, इसको इस तरह से देखेंगे कि 0 U का तो एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि U एक वेक्टर स्पेस है, तो 0 तो इसका एलिमेंट होगा ही होगा।
और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी को हम लोग जानते हैं कि T0 इज इक्वल्स टू ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। अब 0 U का एलिमेंट है, तो ये T0 यानी TU1 इस तरह से कुछ, ठीक है। और T0 बराबर 0 होता है, हम लोग जानते हैं, यानी कि हम लोग जानते हैं कि TU1 एलिमेंट ऑफ TU होता है। U1 की जगह अगर हम लोग 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 एलिमेंट ऑफ TU यहाँ से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि नॉन एम्पटी तो होगा। अब देखते हैं क्या वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं कि TU1 TU2 एलिमेंट है TU का। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि TU1 प्लस TU2 एलिमेंट होगा TU का। इसको ऐसे करेंगे कि TU1 और TU2, अगर TU का एलिमेंट है इसका मतलब U1 U2, U वेक्टर स्पेस U है जो हमारा U का एलिमेंट है। अब जब U1 U2 U का एलिमेंट है, U वेक्टर स्पेस है, तो U1 प्लस U2 भी U का एलिमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। U का जितना भी एलिमेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, यानी कि T ऑफ U1 प्लस U2 करेंगे तो TU का एलिमेंट होगा। और ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं कि TU1 प्लस U2 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि TU1 प्लस TU2, ये हो जाएगा एलिमेंट ऑफ TU, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन के भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तीसरा प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या कहता है, इफ TU1 is element of TU, then alpha TU1 should also be element of TU, ठीक है। अब TU1 एलिमेंट ऑफ TU है, इसका मतलब है कि U1 एलिमेंट ऑफ U है, U वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इसलिए अल्फा U1 भी उस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा। अब U1 है, अगर इसका एलिमेंट अल्फा U1 भी होगा वेक्टर स्पेस के प्रॉपर्टी से, ठीक है। और T अल्फा U1 भी एलिमेंट हो जाएगा TU का, कैपिटल U होगा यहाँ पे। अल्फा U1 अगर U का है एलिमेंट तो T अल्फा U1 TU का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रॉपर्टी से अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं, तो अल्फा इंटू TU1 शुड बी एलिमेंट ऑफ TU, यही प्रूव करना था। तो हमारा यही प्रूव हो गया। यहाँ से हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि TU तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये सब स्पेस है V का, ठीक है। अब इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास, और फिर बेसिस और डायमेंशन निकालना है रेंज और कर्नल का, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेंज का बेसिस और डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड बेसिस का इमेज देखते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, लेट अस फाइंड द इमेज ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R3। ट्रांसफॉर्मेशन R3 से R3 है, हम लोग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो R3 से R3 है। स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लोग जानते होंगे कि इसका इमेज कैसे निकालते हैं। T X Y Z यहाँ जो दिया हुआ है उसके बदले ये होता है। यहाँ पे X बराबर 1 है, Y बराबर 0 है, Z बराबर 1 है 0 है। ये सब वैल्यू यहाँ रखने के बाद आपके पास किया जाता है 1 0 1 2 1 1 और -1 1 -2। ये 3 वेक्टर्स इमेज है स्टैंडर्ड बेसिस के, ठीक है। तो ये जो 3 वेक्टर है ये स्पैन करेगा रेंज ऑफ यू पे, जो पिछले बार हम लोगों ने देखा था। इसको चुपचाप मेथड हम लोग देखते हैं। इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं और इसको इक्लेन फॉर्म में इसको लाते हैं। पहले मैट्रिक्स में इसको लिख लेते हैं 1 0 1 2 1 1 -1 1 -2, ठीक है। इसको इक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इक्लेन फॉर्म में लाने के बाद इस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स है। अब जितना नॉन जीरो रो होता है वही डायमेंशन होता है रेंज का, और जो नॉन जीरो रोज हैं वही बेसिस हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 नॉन जीरो रो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, 2 है। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा रेंज का, 2। और बेसिस यानी वही जो नॉन जीरो रोज हैं वही बेसिस हो जाएंगे। बेसिस वैसे कुछ और भी हो सकता है, पर जो बच गया उसी को लिख लीजिए, वो भी एक बेसिस है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे चलते हैं, हम लोग कर्नल का निकालने वाले हैं बेसिस और डायमेंशन। कर्नल क्या होता है, वो सारा XYZ जिसका ट्रांसफॉर्मेशन 0 हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन XYZ का क्या है, x + 2y - z है, y + z है, x + y - 2z है, तीनों 0 हो जाए, ठीक है।
तो फिर इसको ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको रेड्यूस के हम इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए रेड्यूस करते हैं हम लोग इसका, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस है मैंने पहले डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं अगर समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह रेड्यूस किया हुआ है, ये तो ऑलरेडी पहला स्टेप में रेड्यूस है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं L3 इज L3 माइनस L1, यहाँ पे है L3 इज L2 माइनस L3, ठीक है, या फिर L3 माइनस L2। इस तरह से रेड्यूस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं x y z और 2 ही इक्वेशन है, यानी कि एक वेरिएबल फ्री वेरिएबल होगा। 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन यानी कि 3 माइनस 2 1, जो बच गया एक फ्री वेरिएबल होगा। फ्री वेरिएबल यहाँ से y और z में से किसी को भी ले लेते हैं, मैं यहाँ z को ले लेता हूँ। चलिए, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जो है वही डायमेंशन हो जाता है कर्नल का 1, और फ्री वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया है z को, y को भी ले सकते हैं, x को भी ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। कन्वीनियंस के लिए मैंने z को 1 रख लिया, तो y माइनस 1 वहां से निकल के आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से वैल्यू y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू 1 अगर रख देते हैं तो x का वैल्यू सॉल्व करके वहां से 3 आ जाता है, तो यहाँ से x का 3, y का -1, z का 1, इस तरह से जो वैल्यू आ गया यही हो गया आपका बेसिस ऑफ कर्नल, ठीक है। अब चलते हैं 63rd बीपीएससी में जो मैथ्स ऑप्शन का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 63rd में ये दोनों सवाल आए हुए हैं। पहला सवाल कह रहा है कि U और W वेक्टर स्पेस V का सब स्पेस है, तो प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W, ठीक है। और दूसरा वाला सवाल है जो पिछले 6 साल में 3 बार पूछा जा चुका है। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है, यही मैट्रिक्स 3 बार आ चुका है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों सवाल का सॉल्यूशन। पहला सवाल है, हम लोग को प्रूफ करना था, आप लोगों ने देखा होगा कि प्रूफ करना था डायमेंशन ऑफ, प्रूफ करना था कि डायमेंशन ऑफ U प्लस W इज डायमेंशन ऑफ U प्लस डायमेंशन ऑफ W माइनस डायमेंशन ऑफ U इंटरसेक्शन W, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये राइट साइड में जो तीनों था इनका डायमेंशन हम लोग एज्यूम कर लेंगे कुछ भी, जैसे कि U प्लस U इंटरसेक्शन W का हम लोगों ने डायमेंशन R ले लिया, U का M और W का N, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रूव कर देंगे कि U प्लस W का जो डायमेंशन है M प्लस N माइनस R होगा। यहाँ से हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, पहले हम लोगों ने ले लिया कि डायमेंशन एज्यूम कर लिया, उसके बाद बेसिस एज्यूम कर लेते हैं। इसमें इसका डायमेंशन R लिया है तो R नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस, इसका डायमेंशन U का M लिया है तो इसमें टोटल M, U का जो बेसिस है इसमें टोटल M वेक्टर्स होंगे। इसमें से ये चूंकि U और W दोनों का कॉमन वेक्टर स्पेस है तो V1 से VR ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे ही B का वेक्टर स्पेस इस तरह से ले लेंगे। अब U यहाँ U1 से लेके UM माइनस R तक जो हम लोगों ने वेक्टर स्पेस लिया है वो W में नहीं होगा, और W1 से लेके जो WN माइनस R का जो वेक्टर स्पेस हम लोगों ने लिया है वो U में नहीं होगा। कैसे, उसको यहाँ पे देख लेते हैं। U और W को, ये बड़ा वाला जो है रेक्टेंगल, ये है V वेक्टर स्पेस बड़ा वाला, और यहाँ U है एक वेक्टर स्पेस और W एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये है U इंटरसेक्शन W, ठीक है। और U1 U2 जो है U1 U2 ये सब इस वाले पार्ट का हिस्सा है। W1 W2 WN माइनस R इस वाले पार्ट में है, और इस वाले पार्ट में है V1 से VR, ठीक है। चलिए देखते हैं A यूनियन B हम लोग लेते हैं, जो हमारा बेसिस हम लोगों ने एज्यूम किया है U और W के लिए A और B, उसका यूनियन जब हम लोग लेते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से V1 VR दोनों में है तो एक ही बार आएगा। फिर U1 से UM माइनस R, W1 से WN माइनस R, चूंकि ये दोनों डिसजॉइंट हम लोगों ने पीछे वाले चार्ट में वेन डायग्राम में देखा,
ये दोनों जो है W1 से WM माइनस आर और U1 से UM माइनस आर और W1 से WN माइनस आर, ये दोनों जो सेट ऑफ वेक्टर्स है डिसजॉइंट है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इसलिए जब यूनियन लेंगे तो दोनों ही वाले वेक्टर सबको लिख लेंगे। ठीक है, जो टोटल वेक्टर है A यूनियन B, जो हमारा सेट ऑफ वेक्टर है, इसमें टोटल वेक्टर m प्लस n माइनस आर है, और हम लोग को प्रूव करना है कि डायमेंशन ऑफ u प्लस डब्ल्यू m प्लस n माइनस आर होगा। तो यहाँ पे हम लोग प्रूव करने का कोशिश करेंगे कि A यूनियन B जो सेट ऑफ वेक्टर है वही है डायमेंशन u प्लस w वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो वो प्रूफ कोई भी वेक्टर बेसिस होगा, उसको प्रूफ करने के लिए दो चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि एक तो कि जो A यूनियन B है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, और दूसरा कि ये स्पैन करता है u प्लस डब्ल्यू को। ठीक है, दोनों चीज देखते हैं। A यूनियन B ये सारे वेक्टर्स है, उसमें अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जब इसको हम इस तरह से लिखेंगे, A1 से AR कांस्टेंट है, B1 से BM माइनस आर कांस्टेंट है, यहाँ C1 से CN माइनस आर ये भी सब कांस्टेंट है। जब इस तरह से लिखेंगे बराबर 0, तो यहाँ जो भी कॉफिशिएंट है वेक्टर्स का, जैसे कि A1, A2, B1, B2 या C1 से लेकर CN माइनस आर सब 0 होना चाहिए, तभी होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AI VI BJ UJ CK UK यहाँ लिखा हुआ है I1 से RJ बराबर 1 से M माइनस आर। ठीक है, अब ये क्या है, V1 से VR, U1 से UM माइनस आर, ये दोनों मिलके एक तरह से V वेक्टर स्पेस U वेक्टर स्पेस को बनाता है। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में है वो एक तरह से ये वाले वेक्टर स्पेस को बना रहा है U वाले को, और इधर जो हम लोग देख रहे हैं ये W वेक्टर स्पेस है, और उसमें से लेकिन इसमें इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो नहीं है। इंटरसेक्शन वाले पार्ट का ही तो बेसिस है V1 V2 VR, इसमें नहीं है, यानी कि W जो स्पेस है उसका एक सब स्पेस है जिसमें कि W और U में जो कॉमन है वो इस वाले में नहीं है, यानी कि W लेकिन U नहीं, यानी ये वाला पार्ट जो रेड कलर से किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए ये वाला इस पार्ट का वेक्टर इस पार्ट के वेक्टर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा सिवाय एक वेक्टर के 0, इसलिए ये वाला वेक्टर भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये वाला वेक्टर भी 0 के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि ये सारे वेक्टर्स ये V1 V2 VR U1 U2 U से M माइनस आर ये बेसिस है किसका, U सब स्पेस का। चूंकि बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, तो AI BI BJ सब 0 हो जाएगा, AI BJ I1 से RJ 1 से M माइनस आर सब 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि W के बराबर 0 से M माइनस आर, ये एक तरह से W जो स्पेस है W उसका जो बेसिस है V1 से VR W1 से WN माइनस आर, उसका ये एक सबसेट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए C के भी सारा 0 होगा, तभी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा K बराबर 1 से N माइनस आर तक। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि सारा AI 0 है, BJ 0 है, CK 0 है, यानी कि A1 A2 से लेके AR B1 से लेके BM माइनस आर और C1 से लेके CN माइनस आर सारे 0 है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि A माइनस U में जो सेट ऑफ वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक पार्ट को हम लोगों ने प्रूव कर लिया, प्रूव करेंगे कि वो स्पैन करता है V पे। ठीक है, अब U प्लस W क्या होगा, कोई भी U प्लस W को इस तरह से लिख सकते हैं स्मॉल u प्लस स्मॉल w, वेयर स्मॉल u इज एलिमेंट ऑफ ये U वेक्टर स्पेस, स्मॉल w इज अ वेक्टर एलिमेंट ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल W। ठीक है, U कोई भी वेक्टर U लीनियर कॉम्बिनेशन होगा U के बेसिस का, बेसिस क्या है V1 से VR U1 से UM माइनस आर, U का बेसिस। ठीक है, W को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं कैपिटल W जो वेक्टर स्पेस है उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इस तरह से लिख दिया।
u प्लस डब्ल्यू को हम लोग सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, u को इस तरह से लिख सकते हैं, w को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे v1 से लेके vr तक दोनों जगह कॉमन होगा, v1 से vr। अब कफिशियंट को सीधे सीधे जोड़ देते हैं, a1 प्लस c1, यहाँ से v1 का कफिशियंट a1 है, v1 का कफिशियंट c1 है, दोनों को जोड़ देंगे, a1 प्लस c1 v1, यहाँ से इस तरह जाएगा ar प्लस cr vr, और बाकी इस तरह से लिखे जाएंगे b1 u1 से bm माइनस r um माइनस r, ठीक है, और d1 w1 से dn माइनस r wn माइनस r, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि u प्लस w जो वेक्टर स्पेस है उसका कोई भी वेक्टर v1 से vr, u1 है, u1 से um माइनस r और w1 से wn माइनस r, यानी कि a यूनियन b का जो वेक्टर सब है उसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, यानी कि a यूनियन b स्पैन करता है u प्लस w वेक्टर स्पेस को। तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि a यूनियन b लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और स्पैन भी करता है u प्लस w को, तो वो बेसिस हो जाएगा u प्लस w का, बेसिस हो जाएगा। और बेसिस में जितने नंबर ऑफ वेक्टर होते हैं वही डायमेंशन होता है। तो बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर क्या है, m प्लस n माइनस r, और डायमेंशन क्या हो जाएगा u प्लस w का m प्लस n माइनस r। यही प्रूफ करना था कि डायमेंशन ऑफ u प्लस w इज डायमेंशन ऑफ u, यानी कि m प्लस डायमेंशन ऑफ w n माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन ये था r, ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूव हो गया कि डायमेंशन ऑफ u प्लस w इज m प्लस n माइनस r, ठीक है। दूसरा सवाल है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यू निकालते हैं इस तरह से कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इज इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है, a है 1 माइनस 1 2, ठीक, a है अपना 1 माइनस 1 2 0 1 0 1 2 1, ठीक है। a माइनस लेमडा i यहाँ से आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इस तरह से डिटरमिनेंट निकलता है इसका। यहाँ से लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो लेमडा का 3 वैल्यू आता है, लेमडा बराबर 1, लेमडा बराबर 1 प्लस रूट 2, लेमडा बराबर 1 माइनस रूट 2। तीनों आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो आइगन वैल्यू है लेमडा माइनस 1, उसके लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। आइगन वेक्टर इस तरह से निकालते हैं कि लेमडा a माइनस लेमडा आई, लेमडा अब आ चुका है तो a माइनस लेमडा आई आसानी से निकल जाएगा, और x क्या है अपना आइगन वेक्टर जिसका वैल्यू निकालना है, x हो जाएगा x1 x2 x3, 3 डायमेंशनल है, इसलिए जो भी वेक्टर होगा इसका 3 कंपोनेंट होगा, ठीक है। a माइनस लेमडा आई कुछ नहीं है, a मैट्रिक्स जो दिया हुआ था, और लेमडा आई क्या होता है, i तो होता है 1 0 0, जैसे कि लेमडा आई ये हो जाएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें लेमडा से मल्टीप्लाई, तो a माइनस लेमडा। अब लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 1 डाल देना है, तो सिंपली लेमडा बराबर 1, ठीक है। वो इस तरह से आ जाता है a माइनस लेमडा 1, a माइनस लेमडा इस तरह से आ जाता है, x यहाँ पे इस तरह से है, और 0 जो वेक्टर है उसमें भी 3 डायमेंशन होंगे, 3 कंपोनेंट होंगे, चूंकि R3 का वेक्टर है, ठीक है। इसको बस सोल्व कर देना है x1 x2 और x3 के लिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इस तरह से 2 इक्वेशन आएगा, और 3 वेरिएबल है, तो एक फ्री वैल्यू होगा, फ्री वेरिएबल होगा। फ्री वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ x2 को ले लिया है, x2 का वैल्यू हम लोगों ने 1 डाला, उसके बाद सारे वैल्यूज के आ जाते हैं। x2 का वैल्यू 1 डालने पे x1 का -2, x3 का हाफ, इस तरह से वैल्यू आपके पास आ जाएगा। तो लेमडा बराबर 1 के लिए, लेमडा बराबर 1 यानी आइगन वैल्यू जब 1 है तो आइगन वेक्टर ये है। अब लेमडा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 2 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली a माइनस लेमडा आई निकालेंगे, इसको स्टेप वाइज करेंगे, मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है। a का वैल्यू सीधे सीधे लिख लेंगे, जो भी मैट्रिक्स है, माइनस लेमडा आई, लेमडा आ चुका है 1 माइनस रूट 2 0 0, लेमडा आई ये हो जाएगा 0 1 माइनस रूट 2 0 0 0 1 माइनस रूट 2, इस तरह से आ जाएगा। इसको बस कैलकुलेट कर लेना है, इस तरह से आ जाता है, और x इस तरह से, और 0 का 3 कॉम्पोनेंट 0 0 0, 3 यहाँ से 3 इक्वेशन आएंगे, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है,
तो यहाँ से इस तरह से आता है, 2 इक्वेशन यहाँ पे है, एक यहाँ है आपका लीनियर इक्वेशन। इसको रिड्यूस करने के बाद इस तरह से इक्वेशंस आते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आ जाता है, x2 का वैल्यू 0 आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ √2x2 = 0। यहाँ से सीधे सीधे पता चल गया कि x2 का वैल्यू 0 है, और x1 + √2x3 यही एक फिर 2 इक्वेशन जो बच जाते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सीधे सीधे यहाँ पे x3 का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से x1 का वैल्यू उस तरह से आ जाता है -√2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं। ये हो गया अपना आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 1 -√2। अब 1 + √2 के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे, a - λIx, इस तरह से लिखते हैं। पहले सेम स्टेप है, ये क्वेश्चन पिछले भी शायद 66 में पूछा जा चुका है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं पीछे जा स्टेप वाइज। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसको सॉल्व कर लेता है, तो आइगन वेक्टर अपना जाता है √2 0 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 आइगन वैल्यूज के लिए 1 1 - √2 1 + √2 के लिए जो कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं ये और ये आते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा 64 और 63 का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है सारा लीनियर अलजेब्रा का। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम लोग इस टॉपिक और आने वाले सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।